आज का टॉपिक है ERC20 टोकन्स, राइट। उससे पहले हम समझेंगे कि विल फर्स्ट अंडरस्टैंड कि कॉइन्स क्या होता है, टोकन्स क्या होता है ब्लॉकचेन में, राइट। उसके बाद हम ERCs पे आएंगे कि ERCs बेसिकली है क्या, एंड देन हम समझेंगे कि ERC20 टोकन क्या होता है, हम लोग अपना कस्टम ERC टोकन कैसे बना सकते हैं, एंड उसके बाद हम कुछ एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, राइट। सो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज क्लास। सो लेट्स स्टार्ट विथ कॉइन्स। तो कॉइन्स क्या होता है ब्लॉकचेन में? कॉइन्स से क्या समझते हो, बताओ। कोई आइडिया है? कॉइन्स सब नाम तो हम सबने सुना है, राइट, कि बिटकॉइन होता है, इथीरियम का जो करेंसी है दैट इज ईथर, है ना। तो कॉइन्स मतलब क्या होती है बेसिकली, क्या समझ में आता है कॉइन्स से? अगर कोई आइडिया नहीं है तो वो भी हम मैसेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब बिगिनर लेवल का कोर्स कर रहे हैं, राइट। तो अगर कोई आइडिया नहीं है दैट इज ऑल्सो फाइन। या यू कैन से इट्स अ मोड ऑफ ट्रांजैक्शन इन द ब्लॉकचेन। बेसिकली ब्लॉकचेन में कॉइन्स क्या होता है, वो एक डिजिटल करेंसीज होती है जो कि अपनी अपनी ब्लॉकचेन में होती है। मतलब हर करेंसी जो है, जिसका कॉइन है, वो एक अपना उसका एक इंडिपेंडेंट ब्लॉकचेन है। जैसे कि बिटकॉइन जो है एक अलग ब्लॉकचेन का करेंसी है, राइट। फिर इथीरियम ब्लॉकचेन में ईथर है हमारा करेंसी, जो कि ईथर कॉइन्स है, राइट। सो मेनली इसका यूज़ क्या होता है, जैसे कि आपने कहा कि ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ करते हैं ऑब्वियसली, बट जस्ट अ मिनट। एक मिनट। सो बेसिकली कॉइन्स का प्राइमरी यूज़ क्या है कि वी यूज़ इट एज अ करेंसी। की मतलब अगर मुझे डिजिटली कुछ ट्रांसफ़र करना है, राइट, क्रिप्टो करेंसीज जो हम कहते हैं, कि जैसे नॉर्मल करेंसी में क्या होता है, इंडिया में होती है रुपीज़, यूएस वगैरह में चले जाओ तो फिर यूएसडी आ जाती है। वैसे ही अलग अलग ब्लॉकचेन्स के लिए अलग अलग करेंसीज होती है। कि आपको अगर इथीरियम ब्लॉकचेन में अगर आपको किसी को पेमेंट्स करनी है तो फिर आप ईथर यूज़ कर रहे होते हो। सिमिलरली बिटकॉइन एक अलग करेंसी है। इनका मेनली यूज़ वही है कि अगर आपको कहीं पे पेमेंट्स करनी है, या अगर आपको कहीं पे पेमेंट्स करनी है, या फिर कोई ट्रांजैक्शन जो हम कर रहे हैं इथीरियम ब्लॉकचेन में, जैसे आप कुछ भी ऑपरेशंस कर रहे हो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करके, तो वो एक एक ट्रांजैक्शंस होती है, तो उसके लिए कुछ एक फ़ीस चाहिए होता है, राइट। एक गैस फीस जो हम बोलते हैं ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शंस के लिए, तो वो ट्रांजैक्शन फीस भी उसी पर्टिकुलर करेंसी में पे की जाती है, ईथर्स में या फिर बिटकॉइंस में, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से ब्लॉकचेन में हो। उसके बाद इसका एग्जांपल्स में क्या क्या है, बिटकॉइन आता है, ईथर आता है, देर इज ऑल्सो अ बाइनेंस कॉइन, BNB, राइट। सो दिस इज अबाउट कॉइन्स। कॉइन्स ऐसे हम लोग समझ सकते हैं, राइट। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कि टोकन्स क्या होता है अब। तो कॉइन्स जैसे उसका एक फिक्स्ड वैल्यू है, या फिर उसका एक अपना पर्टिकुलर ब्लॉकचेन है, तो इट इज़ मेनली यूज एज अ करेंसी। बट जब हम आ जाते हैं टोकन्स पे, टोकन्स कैन बी एनीथिंग इन अ ब्लॉकचेन, राइट। टोकन्स को हम लोग यूज़ करते हैं कि ब्लॉकचेन में अगर हम किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना है, या फिर किसी चीज़ के ऊपर मुझे यूज़ करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टोकन्स को। तो टोकन्स को हम किसी एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन के ऊपर बनाते हैं, और एक ब्लॉकचेन के ऊपर मल्टीपल अलग अलग टोकन्स हो सकते हैं, जो कि हम चेक भी करेंगे। जैसे हम इथीरियम ब्लॉकचेन की अगर बात कर रहे हैं, तो इथीरियम ब्लॉकचेन के ऊपर देर आर डिफरेंट डिफरेंट टोकन्स, राइट। तो टोकन से हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि अगर उससे हम लोग पेमेंट्स भी कर सकते हैं, हम उसको एज अ गिफ्ट भी दे सकते हैं, या फिर टोकन को यूज़ करके कोई भी यूज़र वोटिंग वगैरह भी कर सकता है ब्लॉकचेन के अंदर, राइट। जिसके ऊपर बेस करके डिपेंडिंग अपॉन कि क्या क्या यूज़ के लिए हम टोकन्स यूज़ कर रहे हैं, हम किस पर्पस के लिए किसी टोकन को यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास अलग अलग टाइप के टोकन्स हैं। हम इनको और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। सो द फर्स्ट वन इज़ यूटिलिटी टोकन्स, उसके बाद आ जाता है सिक्योरिटी टोकन्स, देन वी ऑल्सो हैव गवर्नेंस टोकन्स, जिसको हम गवर्नेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं। फिर स्टेबल कॉइन्स का एक कॉन्सेप्ट आता है। सो हम इन चीज़ों को और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। बट बेस्ड ऑन कि कितना यूनिक है वो जो टोकन हम बात कर रहे हैं, कोई टोकन कितना ज़्यादा यूनिक है, उसके ऊपर बेस करके देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन्स। फर्स्ट वन इज फंजिबल टोकन्स, एंड देन वी हैव नॉन फंजिबल टोकन्स, राइट। तो फंजिबल टोकन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि देर आर मेनी टोकन्स ऑफ द सेम टाइप,
और अगर दो टोकन्स हैं जो कि सेम टाइप के हैं तो उनकी वैल्यूज़ भी सेम होगी, वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होंगे। तो मतलब मान लो मेरे पास 10 टोकन्स हैं जो कि सेम टाइप के हैं अगर मैं कह रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं उनमें से एक्सचेंज करके अगर मैं रखूँ अपने पास एक टोकन, तो 10 में से मैं कोई भी टोकन लेता हूँ, उसकी जो वैल्यू है या उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारी चीज़ें सेम रहने वाली है, वो चेंज नहीं होने वाला, राइट। बट इन द केस ऑफ नॉन फंजिबल टोकन वो क्या कहता है कि नॉन फंजिबल टाइप्स के जो टोकन्स होते हैं वो उसमें सारे टोकन्स इंडिपेंडेंट होते हैं, यूनिक होते हैं, उनकी कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी, तो हर टोकन एक अलग वैल्यू लेके आएगा, हर टोकन अपना एक अलग से यूनिक होगा, राइट। सो दैट इज द नॉन फंजिबल टोकन्स। हम नॉन फंजिबल टोकन्स के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, हम नेक्स्ट क्लास में हम नॉन फंजिबल टोकन्स को डिस्कस करेंगे, बट फॉर दिस क्लास वी विल बी डिस्कसिंग मोर ऑन फंजिबल टोकन्स एंड वी विल ट्राई टू क्रिएट आवर ओन फंजिबल टोकन, राइट। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज यूटिलिटी टोकन्स। तो हमने देखा अभी कि टोकन्स क्या होता है। सो अभी तक जो हमने डिस्कस किया कि टोकन्स क्या होता है, कॉइन्स क्या होता है, इसमें कोई डाउट है? अभिजीत कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अगर सब क्लियर है देन ऑल्सो इज फाइन, आप चैट बॉक्स पे भी लिख सकते हो। नो डाउट, ओके। सो अब आता है यूटिलिटी टोकन्स पे। सो ये वाला लोगो देखा है क्या कहीं पे, या फिर बैट कॉइन का नाम सुना होगा अगर तो? यस। सो कहाँ देखा है, ब्रेव ब्राउजर पे? राइट। सो ब्रेव पे क्या होता है कि जब हम एड्स को डिसेबल कर सकते हैं या तो कम्प्लीटली, बट हम चाहे तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम एड्स को एनेबल रखते हैं, और जब हम एड्स को एनेबल रखते हैं तो हमें कुछ कुछ बैट कॉइन्स मिलते रहते होते हैं, राइट। यही चलता है ना ब्रेव के ऊपर। सो इसमें क्या होता है कि जो ये बैट है या फिर कोई भी ऐसे टाइप के टोकन्स होते हैं जिसको हम ऐसे एक्सेस के लिए देते हैं या फिर कुछ सर्विस की तरह हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसी सर्विस के लिए अगर हम कोई टोकन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, सो देन वी कॉल इट अ यूटिलिटी टोकन। जैसे कि बैट के केस में क्या होता है कि अगर आपको एड्स देखने हैं, लाइक अगर जो कि होता है जो क्रिएटर्स होते हैं जिनकी एड्स हमें आती है उनको पे करना होता है। सो अगर उनको कोई एड दिखाना है आपको ब्रेव ब्राउजर पे, सो दे विल हैव टू यूज दिस टोकन, राइट। ये बेसिक अटेंशन टोकन कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म है, बैट टोकन का फुल फॉर्म है बेसिक अटेंशन टोकन। एंड इसमें क्या होता है कि एक मैकेनिज्म दे देता है ब्रेव ब्राउजर पे जिसमें एडवर्टाइजर्स को एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करना होता है इन टर्म्स ऑफ दिस टोकन, राइट। ये टोकन्स में उसको पे करना होता है ब्रेव प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर उसको ऐड दिखाना है तो सेम वे में वो लोग पास ऑन कर देते हैं कि ये अकाउंट मिलेगा किस, ये अमाउंट मिलेगा किसको, एक कट मिल जाता है फिर आपके यूजर्स को, एंड यूजर्स को, राइट। सो ये होता है हमारा यूटिलिटी टोकन्स। नेक्स्ट वी ऑल्सो हैव सिक्योरिटी टोकन्स। सिक्योरिटी टोकन्स में क्या होता है कि अगर मुझे ओनरशिप रिप्रेजेंट करनी है, जैसे कोई भी कंपनी में स्टेक्स होते हैं, राइट, उसके स्टॉक्स वगैरह होते हैं। सो अगर मुझे डिसेंट्रलाइज वे में ब्लॉकचेन में किसी कंपनी का अगर मेरे को स्टेक्स को या एसेट्स को अगर मेरे को किसी टोकन के साथ हमने रिलेट कर दिया, तो उस केस में हम उस टोकन को कहते हैं सिक्योरिटी टोकन। इसका एक एग्जांपल है T0। तो T0 का जो सिक्योरिटी टोकन है वो रिप्रेजेंट करता है इक्विटी इन देयर प्लेटफॉर्म, राइट। तो ऐसे कोई और कंपनी कुछ और तरीके से भी उसको रख सकती है, बट अगर वो उसके रियल वर्ल्ड एसेट्स के साथ अगर रिलेट करता है, अगर वो उस तरीके से मैप कर रहा है, सो देन इन दैट केस हम उसको बोलते हैं सिक्योरिटी टोकन्स, राइट। यहाँ पे मैंने लिंक्स भी अटैच करे हैं, आप जाके लिंक्स ओपन करके थोड़ा और एक्सप्लोर कर सकते हो कि क्या है, क्या टोकन्स है, राइट। थोड़ा और आप नॉलेज गैदर कर सकते हो यहाँ से। सो नेक्स्ट वी हैव गवर्नेंस टोकन्स, राइट। सो इसमें क्या होता है, इस टोकन को, ये टोकन जिसके पास होगा उस यूजर के पास राइट्स आ जाती है कि दे कैन वोट इनटू द ब्लॉकचेन, राइट। कि ब्लॉकचेन में कुछ नया प्रोटोकॉल अगर इंट्रोड्यूस हो रहा है, कोई और नया फीचर अगर आ रहा है, तो उस केस में अगर मेरे पास ये गवर्नेंस टोकन होगा देन आई हैव द राइट टू वोट, राइट। सो उसका एग्जांपल है यूनिस्वैप। यूनिस्वैप एक कंपनी है, राइट। तो उनका ये जो टोकन है उस टोकन को भी वो यूनिस्वैप बोलते हैं। सो अगर किसी होल्डर के पास ये वाला टोकन है, यूनिस्वैप टोकन है, सो दे हैव द राइट टू वोट ऑन द की डिसीजंस अफेक्टिंग द प्रोटोकॉल। तो यूनिस्वैप का जो प्रोटोकॉल है उस पर अगर कोई चेंजेस आ रही है या कुछ अपडेशंस आ रहा है, तो उस केस में क्या होता है ना कि वोट्स होती है कि लोग वोट कर सकते हैं कि सही है नहीं है क्या है। सो उस केस में जो जिनके पास भी टोकन्स होगा दे कैन वोट। नेक्स्ट वी हैव स्टेबल कॉइन्स। तो स्टेबल कॉइन्स बहुत इंटरेस्टिंग होता है। इसमें क्या होता है ना, जो हमारे रियल वर्ल्ड करेंसीज वगैरह होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं स्टेबल होते हैं, जिनकी एक फिक्स वैल्यू होती है, उनके साथ इनको मैप करते हैं। सो इसमें क्या होता है, आपको एक्सेस मिलता है। सो जो भी स्टेबल कॉइन्स होते हैं ना उसके साथ आपको वो हो जाता है, जैसे कि आपके पास टेथर है। सो टी एथर, टेथर इसको कहते हैं हम। सो व्हाट हैपेंस हियर इज दैट
कि एक्चुअली इस टोकन्स का क्या होता है कि जो भी एसेट्स होते हैं वो ब्लॉकचेन में मूव करते रहता है एज इजीली एज एनी अदर डिजिटल करेंसी, राइट। बट इनका जो वैल्यू होता है ना वो रियल वर्ल्ड करेंसीज के साथ वन टू वन बेसिस पे मैप्ड रहता है, जो भी आपके ऐसे टाइप के कॉइन्स होंगे उस केस में, राइट। तो यहाँ पे क्या रहता है कि यूएसडी के साथ ये मैप्ड है वन टू वन विद अ मैचिंग ऑफ वन टू वन, मतलब $1 का जो वैल्यू है एक टी इथर का सेम वैल्यू है। तो इस ऐसे करेंसीज को हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं इंटरनेशनल पेमेंट्स वगैरह करने में, क्योंकि वहाँ पे फिर करेंसी एक्सचेंज का बहुत सारा चीज़ें रहती है, राइट। और वहाँ पे पेमेंट्स को अगर फास्ट करना है, ट्रांजैक्शन स्पीड को इम्प्रूव करनी है, देन इन दैट केस यू कैन एक्चुअली यूज़ दिस। सो नाउ लेट्स कम टू द डिफरेंस और द कंपैरिजन कि कॉइन्स और टोकन्स में डिफरेंस एग्जैक्टली क्या है, राइट। सबसे पहले तो कॉइन एक डिजिटल करेंसी होता है जिसका एक खुद का ब्लॉकचेन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, टोकन्स के पास ऑब्वियसली इट डज नॉट हैज़ एनी एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन ऑफ इट्स ओन, वो किसी और ब्लॉकचेन के ऊपर वो काम कर रहा होता है। और कॉइन्स को हम लोग यूज़ करते हैं एज अ करेंसी। टोकन्स कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ब्लॉकचेन में, जैसे हमने देखा हम लोग उसको वोटिंग के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, हम उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं किसी पे एसेट्स पे राइट्स के लिए, हम एक सर्विस के ऊपर फीस की तरह भी हम उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, राइट। और बहुत सारी गेम्स वगैरह में भी हम लोग आजकल टोकन्स यूज़ करने लग गए हैं। सो दे कैन बी मल्टीपल ऑफ थिंग्स दैट अ टोकन कैन रिप्रेजेंट। उसके बाद क्या है कि अपना एक ब्लॉकचेन होगा और टोकन्स इज बिल्ट ऑन अ एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन। देन वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स। ऑब्वियसली हमने देखा बिटकॉइन, इथीरियम, उधर हमारे पास टेथर है, यूनिस्वैप है, चेन लिंक भी एक टोकन है। इसको जो इशू करते हैं ना, हम कॉइन्स को इशू करने के लिए हम क्या करते हैं, हम माइन करते हैं या फिर स्टेक करते हैं। माइनिंग होती है जैसे बिटकॉइन में हम प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, फिर माइनिंग वगैरह होती है, या फिर हम स्टेक भी कर सकते हैं कॉइन्स को इशू करने के लिए। टोकन्स के केस में क्या होता है, हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बना रहे होते हैं जो कि इथीरियम वर्चुअल मशीन पे रन हो रहा है, तो उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू हम लोग इशू कर सकते हैं टोकन। मतलब कोई भी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो ओनर है वो जाके टोकन्स क्रिएट कर सकता है। दैट मीन्स ब्लॉकचेन में कोई भी अपना एक टोकन क्रिएट कर सकता है। अभी उसकी कितनी वैल्यू होगी, कितना, कैसे उसको बनाना है, कैसे उसको रेगुलेट करना है, वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। सो दिस वॉज द बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट इज कॉइन एंड व्हाट इज टोकन्स। अभी हमने समझ लिया कि टोकन होता क्या है। अभी एक दो टर्म और समझते हैं जिससे हम लोग को एग्जैक्टली आइडिया आएगा कि आज हम क्या करने वाले हैं एक्टिविटी में। दिस इज इथीरियम इम्प्रूवमेंट प्रपोजल्स। जैसे इथीरियम ब्लॉकचेन एक नेटवर्क है, इसमें बहुत सारे डेवलपर्स हैं, अलग अलग लोग इस पर कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट, ओपन सोर्स है। इसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि कोई भी जब न्यू स्टैंडर्ड आती है, कोई नया फीचर आता है, उसको इंट्रोड्यूस करने से पहले हम एक इथीरियम इम्प्रूवमेंट प्रपोजल बनाते हैं, एक डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। ये एक गिटहब रिपो है जहाँ पे जाके लोग अपने चेंजेस को सजेस्ट करते हैं कि मेरे को लगता है कि ये वाला जो फंक्शन है या फिर ये जो पर्टिकुलर फीचर है इस पर हम कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई नया फीचर किसी ने ऐड किया तो वहाँ पे वो डिटेल में उसको लिखते हैं। उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, पढ़ते हैं, कम्युनिटी, इट्स अ बिग कम्युनिटी, राइट। वो उस पर इम्प्रूवमेंट करता है या फिर वो अपनी ओपिनियंस शेयर कर रहे हैं, राइट। वो सारी चीज़ें होती है एंड इट इज़ नेसेसरी बिकॉज यू हैव टू प्रपोज न्यू फीचर्स, राइट। इंप्रूव करना है तो यू नीड इट। उसके बाद होता है कि कम्युनिटी का इनपुट और फीडबैक अगर आपको लेना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ है ये, राइट। दिस इज़ द वेबसाइट विच टेल्स यू अबाउट कि EIP क्या है, क्या रोल है, राइट, क्या इसके टाइप्स हैं। आप ये सारी चीज़ें भी देख सकते हो। आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो एक्चुअली। नाउ लेट्स कम टू EIP 100। EIPs जैसे मैंने डिस्कस किया कि इथीरियम इम्प्रूवमेंट प्रोटोकॉल्स अलग अलग होते हैं, तो उसमें से एक जो है ना EIP 100 इसका नाम है। इसमें क्या है, एक चेंज जो है इंट्रोड्यूस किया गया था जो कि काफ़ी पुरानी चेंज है, बट समझने के लिए हमें और ज़्यादा हेल्प करेगा कि एग्जैक्टली कैसे ये चीज़ वर्क करती है। इसमें क्या किया था ना, EIP में ये इम्प्रूव करता है कि इथीरियम नेटवर्क में जब भी कोई ब्लॉकचेन में नया ब्लॉक ऐड होने वाला है तो उस केस में उस ब्लॉक को ऐड करने में जो डिफिकल्टी है वो इम्प्रूव होती है, वो बढ़ती रहती है, राइट, कि या फिर वो चेंज होती रहती है। उन चीज़ों को हमें अगर देखना है कि उसकी डिफिकल्टी जो है जब हम नया ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं तो उसको कैसे एडजस्ट करना है, उस डिफिकल्टी को, वो उस पर डिस्कस कर रहा होता है। जो प्रीवियसली जो हम लोग एल्गोरिदम यूज़ कर रहे होते थे, जो प्रोसेस हम लोग यूज़ कर रहे होते थे, उसमें क्या होता था कि वो इंश्योर करता था कि जो नए ब्लॉक्स क्रिएट हो रहे हैं तो उसमें वो कंसिस्टेंट रेट में क्रिएट होते रहे।
तो उसके लिए जो ओल्ड मेथड था वो चेक करता था कि नए ब्लॉक को क्रिएट करने में कितना टाइम लगा, एंड जो उसका जस्ट प्रीवियस ब्लॉक था उसको क्रिएट करने में कितना टाइम लगा, एंड देन यूजिंग अ फॉर्मूला दे एडजस्टेड द डिफिकल्टी, राइट। ये आइडिया था जो पुराना प्रोटोकॉल कर रहा था, पुराना एल्गोरिदम कर रहा था। उसके बाद जो नया मेथड प्रपोज किया गया EIP 100 के थ्रू, उसने एक अंकल ब्लॉक्स को भी इंक्लूड कर लिया, और फिर उसने एक नया फार्मूला क्रिएट किया जिसको यूज करके ना आप जो डिफिकल्टी एडजस्ट करने की हम बात कर रहे हैं उसका फिर आप फॉर्मुलेट कर रहे हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि अंकल ब्लॉक्स क्या होता है, राइट। सो अंकल ब्लॉक्स को थोड़ा सा समझते हैं। मान लो हमारे पास दो यहाँ पे ब्लॉक्स हैं, राइट। अभी ये दोनों ब्लॉक्स जो है ना सेम चीज के लिए, सेम ट्रांजैक्शन के लिए ये दोनों ब्लॉक्स बनाए गए हैं। दो अलग अलग माइनर्स ने इन दोनों ब्लॉक्स को क्रिएट किया है, राइट। इन दोनों ब्लॉक्स को क्रिएट ऑलमोस्ट नियर अबाउट सेम टाइम पे ही किया गया था, राइट। सो नाउ ए या बी में से कोई एक ही ब्लॉक है जो ब्लॉकचेन में आ सकता है, बट दोनों भी ब्लॉक्स एकदम परफेक्ट है, दे आर, दोनों में से किसी को भी हम ऐड कर सकते थे, बट फॉर सम रीजन सपोज मैंने ए को ऐड किया है एंड बी को मैंने ऐड नहीं किया है। सो अगर जब मैं बी को ऐड नहीं करता हूँ, सो बी विल बी कॉल्ड माई अंकल ब्लॉक। ये ब्लॉकचेन में मेनली एडेड नहीं होती है, मेन ब्लॉकचेन में ये ऐड नहीं होता है, बट ये करेक्ट होता है, इस ब्लॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ऐसे ब्लॉक्स को कहते हैं हम अंकल ब्लॉक्स। सो पहले क्या होता था, जब मैं ए के बाद सपोज सी ब्लॉक ऐड करता हूँ, तो मैं चेक करता हूँ कि इसको क्रिएट करने में कितना टाइम लगा है और इसको क्रिएट करने में कितना टाइम लगा है, राइट। बट अब मैं जो नया एल्गोरिदम है उस केस में मैं इस T3 को भी कंसीडर करूंगा, तो ये थर्ड पैरामीटर को भी मैं यूज करूंगा, राइट, टू चेक कि क्या है। उसके बाद मैं उसके बेसिस पे मैं एडजस्ट करूंगा कि डिफिकल्टी को, कि ब्लॉक ऐड करने की डिफिकल्टी क्या होनी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि वो जो नेटवर्क है वो और ज़्यादा कंसिस्टेंट तरीके से वो ब्लॉक क्रिएट करता है, ताकि ऐसा ना हो जाए कि जब बहुत सारे ब्लॉक्स को आप क्रिएट करते रहते हो, ऐड होते रहता है, धीरे धीरे वो डिफिकल्टी फिर बढ़ती जाती है। तो वो चीज़ ना हो कि डिफिकल्टी बढ़ती ना जाए, कंसिस्टेंट एक ब्लॉक क्रिएशन टाइम आ जाए। फॉर दैट रीजन दिस प्रपोजल वॉज गिवन, राइट। और ये जो प्रपोजल था इट वॉज गिवन बाय वन ऑफ द को फाउंडर्स ऑफ इथीरियम। तो काफ़ी इनिशियल फेज का है ये। So here it is, it says to change the difficulty adjustment to target mean block time। तो ऐसे करके ना सारी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हो, गिटहब रिपोजिटरी है, इथेरियम की गिटहब रिपोजिटरी है, उसमें है EIPs। एंड हियर यू कैन सी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पुराना फंक्शन था वो क्या था, मैक्स ऑफ 1 माइनस टाइम स्टैम्प माइनस पेरेंट टाइम स्टैम्प, राइट, डिवाइड बाई समथिंग। बट फिर जो नया एडजस्टिंग फैक्टर हमने क्रिएट किया वहाँ पे क्या किया, पेरेंट ऑफ अंकल्स एंड देन द पेरेंट टाइम स्टैम्प। तो हमने दो पैरामीटर्स को यहाँ पे फिर कंसिडर करने लग गए हम। सो दिस वाज अबाउट दिस। सो नाउ लेट्स कम टू ERC, इथीरियम रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स। सो इथीरियम रिक्वेस्ट फॉर कमेंट मतलब क्या होता है कि ये एक स्टैंडर्ड है जो डिफाइन करता है कि अगर हम कोई भी टोकन क्रिएट कर रहे होते हैं इथीरियम ब्लॉकचेन में, उसमें हम कैसे क्रिएट करने वाले हैं, राइट। तो ये एक स्टैंडर्डाइज वे देता है कि जिसको आप यूज़ कर सकते हो कि टू इंटरेक्ट विथ टोकन्स एंड अदर्स। तो इसमें अलग अलग ERCs बने हैं, लाइक ERC 20 एक अलग ERC है, ERC 721 एक और अलग स्टैंडर्ड है। तो इसमें जो ERC 20 है, सो इसमें ERC 20 जो है ना, इट इज़ एक्चुअली यूज्ड फॉर, ERC 20 इज एक्चुअली यूज्ड फॉर फंजिबल टोकन्स। सो जो फंजिबल टोकन्स हमने डिस्कस करा कि दो टोकन्स की सेम वैल्यू होगी, अगर सेम टाइप के टोकन है तो हम उनको एक्सचेंज करके भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं आएगा। सो फॉर दोज काइंड ऑफ टोकन्स वी आर गोइंग टू यूज़ इथीरियम रिक्वेस्ट ERC 20 स्टैंडर्ड। इसके अलावा इसमें एक और रिपोजिटरी है जहाँ पे अलग अलग ERCs लिस्टेड है, आप इसको ओपन करके अलग अलग ERCs देख सकते हो। अलग अलग पर्पस के लिए ERCs बनाए जाते हैं कि इथेरियम पे कुछ और अगर आपको डेवलप करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या उसका चाहिए, क्या क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, फॉर दैट रीजन, राइट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ERC 20। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, जस्ट अ क्विक रिकैप कि हमने कॉइन्स पढ़ लिया है,
कॉइन्स के बाद है हमारे पास टोकन्स। हमने समझ लिया कि कॉइन्स और टोकन्स में डिफरेंस क्या है। एंड नाउ वी आर बिल्डिंग टोकन्स, राइट। हम धीरे धीरे हम शिफ्ट कर रहे हैं कि टोकन्स को कैसे क्रिएट कर रहे हैं। हमने बीच में देख लिया कि टोकन्स क्रिएट करने के लिए जो स्टैंडर्ड्स है वो कहाँ से आ रही है। फिर EIPs जो है कि हमने कुछ चेंजेस किया है इथेरियम के प्रोटोकॉल में, वो सारी चीज़ें कहाँ से आ रही है, हमने वो सारी चीज़ें देखी। सो नाउ हम डिस्कस करने वाले हैं ERC20 को। ये जो स्टैंडर्ड है वो हमें हेल्प करता है, हमें एक्सप्लेन करता है कि हम कैसे क्रिएट करने वाले हैं एक ERC20 टोकन को, राइट। सो इसके लिए ये एक स्टैंडर्ड है फॉर फंजिबल टोकन्स दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। नाउ इसमें क्या होता है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स इंप्लीमेंट करने वाले हैं ERC20 टोकन्स को, उसके लिए कुछ पर्टिकुलर मेथड्स होते हैं एंड कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स होते हैं, राइट। कल हमने पढ़ा था कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं, डेटा टाइप्स हमने पढ़ा था, वहाँ पर हमने इवेंट्स के बारे में भी पढ़ा था, राइट, कि इवेंट्स को यूज़ करके हम ब्लॉकचेन में कोई भी मैसेजेस को लॉक कर सकते हैं। सो सिमिलरली यहाँ पे हम देखने वाले कि क्या मेथड्स और क्या इवेंट्स एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए, जिसके बाद हम उसका जो टोकन है उसको एक ERC20 स्टैंडर्डाइज टोकन कह सकते हैं। सो इसका इंपॉर्टेंस यही है कि जो भी टोकन्स है वो सारे एक स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करे, राइट, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे, सो दैट देयर इज नो एनोमलीज, और बिल्डिंग न्यू टोकन्स बिकम्स ईजियर फॉर द डेवलपर्स। अभी हम मुझे पता है कि मुझे क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ इंप्लीमेंट करनी है या क्या क्या इवेंट्स मुझे चाहिए, सो उसके बेसिस पे मैं डेवलपमेंट करूँगा, राइट, मैं उसके बेसिस पे अपना काम करूँगा। सो दीज आर द पॉइंट्स वाई वी नीड द ERC20 टोकन्स। सो अब इसमें अलग अलग मेथड्स है। सो दीज आर द मेथड्स विच यू शुड हैव इन योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, अगर तो आपको ERC20 टोकन्स बनाने हैं, राइट। सो ये लिंक है, आप यहाँ पे जाके डिटेल्स में इनको और रीड भी कर सकते हो, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड देम वन बाय वन, राइट। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, जो फर्स्ट मेथड है हमारे पास दैट इज नोन एज द नेम मेथड। सो नेम मेथड क्या होता है, जो भी हम ERC20 अपना एक टोकन बना रहे हैं, तो उस टोकन की कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो होनी चाहिए, राइट। उस टोकन का कुछ नाम होना चाहिए। जैसे हम देख रहे थे, राइट, पीछे कि टेथर है तो उसका एक नाम है टेथर, राइट। उसके बाद उसकी एक सिंबल होने वाली है जिससे हम उसको डिनोट करने वाले हैं, जैसे कि सपोज USD है हमारा, एक करेंसी है USD, राइट, इट्स अ करेंसी। सो इसका जो नाम है वो है उसका नेम ऑफ दैट करेंसी। देन वी हैव अ सिंबल फॉर दैट ऑल्सो, कि डॉलर सिंबल है, राइट। फिर उसकी कुछ वैल्यूज हम लगाते हैं कि लाइक $100 इक्वल्स टू समथिंग सेंट्स, राइट, वैसे हम उसको तोड़ते हैं। सो वैसे ही जब हम कोई टोकन क्रिएट करने वाले होंगे तो उस टोकन के भी कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें डिफाइन करनी है। सो द फर्स्ट वन इज द नेम ऑफ द टोकन। सो सपोज हम एक टोकन क्रिएट कर रहे हैं, से माई टोकन। तो फर्स्ट से पहले हमने उसको नाम डिक्लेयर किया माई टोकन। अब इस नेम को कैसे कोई बाहर से अगर कोई इंटरेक्ट कर रहा है हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ ब्लॉकचेन में, तो उसको कैसे पता चलेगा कि नेम क्या है। तो उसके लिए हमने एक फंक्शन लिखना है जिसका जो है नेम फंक्शन, विच विल टेल अस कि जो हमारा टोकन है उसका नाम क्या है। आफ्टर दैट देयर हैज टू बी अ सिंबल एज वेल। सो सिंबल के केस में सपोज आप टेक्स्ट ले रहे हो MT, जैसे बिटकॉइंस के लिए हम लोग करते हैं BTC, राइट। और हमने पीछे देखा अभी टेथर के लिए हम लोग कर रहे थे TETH, राइट, टेथर के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली मैंने अपने टोकन के लिए रखना है MT। सो नाउ टू एक्सेस दैट देयर शुड बी अ फंक्शन। उसके बाद एक आता है पॉइंट डेसिमल्स का, राइट। सो डेसिमल्स को थोड़ा अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज समथिंग विच कैन क्रिएट बिट ऑफ कन्फ्यूजन। सो डेसिमल्स के केस में क्या होता है ना, जैसे मान लो आप शॉपिंग कर रहे होते हो, आप कुछ चीज़ें खरीदने गए हो कहीं पे, तो आपको जो प्राइस है, सपोज उसका प्राइस है 1.5 USD। लेट्स टॉक अबाउट USD फॉर सम टाइम। तो $1.5 या फिर ₹1.5, राइट, INR 1.5 INR का आप कुछ खरीद रहे हो। चलो आजकल के ज़माने में मिलता नहीं है ₹1.5 का कुछ भी, बट एक बार के लिए मान लेते हैं कि आपको ₹1.5 में एक मे बी चॉकलेट मिल गया या फिर कुछ भी आपको मिल रहा है, एक चॉकलेट या कुछ ₹1.5 में आपको मिल रहा है। सो आपके पास, अब कैसे ₹1.5 दोगे, आपके पास मान लो एक नोट है ₹1 का और एक और नोट है आपके पास ₹1 का, एंड देयर यू हैव अ कॉइन ऑफ 50 पैसे, राइट। सो ये जो 1.5 है ये तो है एक डेसिमल नंबर, बट जब आप करेंसीज में डील कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप ₹1 को बीच में से फाड़ दो, एक ₹1 के नोट को, और एक ₹1 का नोट फुल दे दिया और एक
फटा हुआ 1 रुपये का नोट दे दिया एंड इन दैट वे यू डू, ऐसा तो नहीं है राइट। तो आपको जो भी है, मेरा बोलने का पॉइंट ये है कि आप डेसिमल्स के साथ डील नहीं कर सकते राइट। जब हम ब्लॉकचेन में भी काम कर रहे होते हैं सिमिलरली, वहाँ पे भी आप ऐसे 1.5, व्हाट वाज माय टोकन, इट वाज एम्प्टी, सो आप 1.5 ऑफ अ टोकन नहीं दे सकते, वहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम नहीं होता, वहाँ पे जो भी होगा इंटीजर्स में हम लोग डील कर रहे होते हैं राइट। सो अभी अगर मेरे को इंटीजर में डील करना है, तो उस केस में जो भी कॉइन्स होते, जो भी टोकन्स होते हैं, वो मोस्टली लिमिटेड नंबर्स में होते हैं। सपोज यू हैव 1000 और मे बी अ लाख टोकन्स, तुम्हारे पास 1 लाख टोकन्स है, बट जब तुम स्पेंड करते रहोगे एक टाइम पे जाके वो खत्म भी तो हो सकता है राइट। सो इसी चीज़ को देखने के लिए, सो दैट यू कैन सेंड 1.5 tokens, or like if you want to transfer in that way, so उस चीज़ के लिए आपको देखना पड़ता है कि आप कैसे 1.5 को भेज सकते हो। इज माई स्क्रीन विजिबल प्रॉपरली? अभिजीत, कैन यू सी व्हाट आई एम राइटिंग ऑन द स्क्रीन? इज इट विजिबल नाउ? ओके ओके, सो अगर प्रॉब्लम होता है ना स्क्रीन को देखने में, तो अब म्यूट करके आप बता सकते हो राइट, तो मैं उस हिसाब से फिर एडजस्ट कर लूँगा। सो जैसे मैं बोल रहा था कि अगर आपको 1.5 टोकन भेजना है, ऐसा नहीं कर सकते आप, बट आपको चाहिए कि आप ऐसे तोड़ सको ऐसे करेंसी को अलग अलग स्मॉलर यूनिट्स में राइट, जैसे कि 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 100 पैसे राइट। सो इस तरीके का कॉन्सेप्ट हमें चाहिए अपने टोकन्स के अंदर। सो उसके लिए हम क्या कर रहे होते हैं कि ये तो हो गया हमारे नंबर ऑफ टोकन्स, उसको फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं एक बहुत बड़े नंबर से, जो कि ऐसा रहता है यूजुअली हम 10⁻18 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो आप समझ सकते हो 1000, मतलब टोटल 1000 के पीछे 18 जीरोज और हो गए। सो अभी अगर आपको 0.5 टोकन भेजना हो, तो 0.5 की जगह पे आप कर लो 5/10 इंटू दिस, सो मतलब 1 के पीछे 20 जीरोज अगर आप लगा दो, एंड हियर इट विल बी 5, सो 5 के पीछे 20 जीरोज राइट। सो ये भी एक नंबर है, एक बहुत छोटा पार्ट है एक पूरे टोकन का, बट आप भेज सकते हो एंड विदाउट यूजिंग एनी डेसिमल नंबर सिस्टम। सो ये लॉजिक है यहाँ पे डेसिमल्स को यूज करने का, एंड जो ये डेसिमल फंक्शन है इट शुड रिटर्न 18, मतलब यहाँ पे जो ये पावर है ना, जो हमने डिफाइन किया है कि हम कितना बड़ा नंबर ले रहे हैं, उसको जो नंबर है वो अगर मुझे एक्सेस करना है, सो दैट शुड कम यूजिंग दिस डेसिमल्स फंक्शन। उसके बाद आता है टोटल सप्लाई। तो जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि हमारे पास जो सर्कुलेशन है वहाँ पे टोटल मेरे पास 1000 टोकन्स है। ओके, सो हम जब नॉर्मल किसी करेंसी की भी बात कर रहे होते हैं, वहाँ पे भी लिमिटेड नंबर ऑफ होते हैं राइट। सो यहाँ पे भी जब मैं किसी टोकन को करता हूँ, जैसे बिटकॉइन के केस में भी, जो क्रिप्टो में जो कॉइन्स है, बिटकॉइंस भी एक लिमिटेड नंबर में ही है। तो सिमिलरली जो टोकन्स भी होते हैं वो भी मोस्टली एक लिमिटेड नंबर में ही रहेंगे। सो टोटल कितने नंबर ऑफ टोकन्स है जो कि सर्कुलेट हो रहे हैं, उसको हम स्टोर कर रहे होते हैं, एंड उसको अगर हमें पता करना है तो वी नीड अ फंक्शन फॉर दैट। सो दैट इज दिस टोटल सप्लाई फंक्शन। ये हमें बताएगा कि टोटल कितने टोकन्स हैं जो कि सर्कुलेट हो रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव बैलेंस ऑफ फंक्शन, जो बहुत सिंपल है। किसी भी एड्रेस पे, मतलब अगर आप एक ब्लॉकचेन में हो, आपके पास अकाउंट है, सो आपके अकाउंट में कितने टोकन्स है ये वाले, इसको पता करने के लिए जो फंक्शन है दैट इज अ बैलेंस ऑफ फंक्शन। सो ये होना चाहिए। देन अब क्या और क्या यूटिलिटी है, मैंने देख लिया कि मेरा जो टोकन मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका सिंबल क्या है, उसका नाम क्या है, उसमें कितने जीरोस लगते हैं राइट, और मेरे पास बैलेंस कितना है वो भी है। बट अब मेरे को टोकन्स को ट्रांसफर भी तो करना है, सर्कुलेट भी तो करना है राइट। अगर मेरे को वोट देना है तो मुझे टोकन सबमिट करनी है, अगर मेरे को स्टॉक्स रिडीम करनी है तो मेरे को टोकन्स चाहिए। सो ये सारी चीज़ों के लिए ट्रांसफर फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ट्रांसफर में क्या होता है कि हम लोग सेंडर का जो रिसीवर है उसका एड्रेस देते हैं, एंड हम खुद अपने अकाउंट से उस रिसीवर के अकाउंट में कुछ टोकन्स सेंड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखना ये सारे पब्लिक व्यू फंक्शंस हैं, सो दैट कोई भी इसको एक्सेस कर पाए। एंड यहाँ तक जो है ये जो फंक्शंस हैं
दे आर नॉट राइटिंग इन टू द ब्लॉकचेन, राइट। वो बस रीड कर रहा है ब्लॉकचेन में जो डेटा स्टोर्ड है, कि क्या सिंबल है, कितने पैसे, कितने टोकन्स है तुम्हारे पास, वो बता रहा है। सो दैट्स वाई दे आर पब्लिक व्यू फंक्शंस, राइट। अभी जब मैं ट्रांसफर पे आता हूँ, इट इज सिंपली अ पब्लिक रिटर्न्स, बिकॉज इट इज नॉट अ सिंपली व्यू फंक्शन। ये ब्लॉकचेन में राइट भी कर रहा है ना, कि आपके पास अकाउंट में से कितने टोकन्स गए, तो वो अपडेट हो गया, आपके पास कितने बैलेंस था, जो रिसीवर है उसके पास जो बैलेंस था वो भी अपडेट हो रहा है। सो दैट्स वाई इट इज नॉट अ व्यू फंक्शन। नेक्स्ट वी हैव दिस ट्रांसफर फ्रॉम। सो अभी एक ऐसा सिचुएशन समझो कि आप एक आपकी एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, आप गेमिंग कर रहे हो, राइट। वहाँ पे तो वहाँ पे जैसे ही आप एक एक लेवल को क्रिएट कर रहे हो, क्लियर करते रहते हो, आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ टोकन्स मिलता है, राइट। 10 टोकन्स और 1 टोकन, समथिंग लाइक दैट आपको दे रहा है। तो वहाँ पे तो वो एक कोड चल रहा है, राइट। वहाँ पे अब वो टोकन्स किससे लेके आपको भेज रहा है, दैट्स अ क्वेश्चन। तो अगर कोई ऐसा यूज केस है जहाँ पे आप अपने अकाउंट से टोकन्स आपको सेंड करनी है किसी और के अकाउंट में, बट आप खुद उस काम को नहीं कर सकते मैनुअली, सो मे बी उसके लिए कोई और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा जो कि सर्टेन कंडीशंस मेट होने पे, जैसे यहाँ पे था कि अगर लेवल क्लियर होता है उस यूज़र का तो उसको सेंड कर देगा। तो इसके लिए आपको परमिशन देना पड़ेगा, सो दैट दैट अकाउंट कैन ट्रांसफर समथिंग फ्रॉम योर अकाउंट, राइट। यहाँ पे जिसका भी अकाउंट से ट्रांसफर होने वाला है उसका एड्रेस आएगा, एंड देन जिसके अकाउंट में जाने वाला है जो रिसीवर है उसका एड्रेस यहाँ पे आएगा। ये दोनों डालने के बाद कितना टोकन्स मैं सेंड कर रहा हूँ वो हम डिफाइन करते हैं, एंड देन हम भेज देते हैं वो टोकन्स। सो इसके लिए भी एक अलग से फंक्शन है, दैट इज द ट्रांसफर फ्रॉम। सो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसफर जो कि सिर्फ रिसीवर का एड्रेस मांगता है, वो आपके अकाउंट से रिसीवर के अकाउंट में ट्रांसफर करेगा टोकन्स को। बट जो ट्रांसफर फ्रॉम है वहाँ पे आपको सेंडर का एड्रेस भी डालना है, रिसीवर का एड्रेस भी डालना है। तो वहाँ पे सेंडर के एड्रेस से रिसीवर के एड्रेस पे चला जाएगा, और वो ट्रांजेक्शन करवा कोई और रहा होगा, राइट। एक थर्ड एड्रेस से वो चीज़ हो रही होगी। सो उसके बाद आता है क्वेश्चन कि ऐसा कोई भी तो नहीं कर सकता ना। अगर मान लो बैंक में आपका अकाउंट है, तो कोई और आपके बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में नहीं भेज सकता जब तक आप उसको परमिशन ना दे दो। सो सेम थिंग इन द ब्लॉकचेन एज वेल, कि अगर आप चाहते हो कि आपके टोकन्स आपके अकाउंट से कोई और अकाउंट में कोई सेंड कर पाए तीसरा, सो फॉर दैट देयर इज अ फंक्शन अप्रूव फंक्शन। यहाँ पे क्या होगा, हम एड्रेस देंगे कि कौन है वो सेंडर, वो स्पेंडर जो कि आपके बिहाफ में ट्रांजैक्शंस करेगा। एंड हम एक लिमिट भी लगा सकते हैं कि वो कितना कर सकता है, राइट। कितना टोकन्स वो सेंड कर सकता है। अदरवाइज वो तो जितने भी टोकन्स आपके पास पड़े सारे के सारे किसी एक को भी दे सकता है, राइट। सो फॉर दैट रीजन हम एक लिमिट भी लगाते हैं कि वो कितना वैल्यू दे सकता है। इट इज़ ऑल्सो अ नॉट नॉन व्यू फंक्शन, राइट। ये भी राइट कर रहा है आपके ब्लॉकचेन में। उसके बाद एक और व्यू फंक्शन है अलाउंस। सो अलाउंस को क्लॉक क्लिक करके हमें पता चल जाएगा कि जो भी अकाउंट का स्पेंडर है, राइट, कि उसके पास कितनी लिमिट पड़ी हुई है अभी अभी वो कितने टोकन्स और भेज सकता है। बिकॉज मैंने कहा था कि एक लिमिट होता है जहाँ इसके बाद वो व्यू नहीं भेज पाएगा। मे बी देर इज़ अ लिमिट ऑफ 100 टोकन्स। जब भी वो 100 का लिमिट ओवर हो जाएगा फिर ये सेंडर सेंड नहीं कर पाएगा। सो दैट इज़ द आइडिया। तो इन फंक्शंस में कोई भी डाउट है, कोई कुछ भी प्रॉब्लम है, बिकॉज दीज फंक्शंस आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसको और डिटेल में करने वाले हैं, हम कोड करने वाले हैं ये सारे फंक्शंस को। बट बिफोर दैट एनी डाउट इन दिस, कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या कर रहा है अभिजीत? ओके ओके, सो लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट आ जाता है इवेंट्स पे, राइट। सो इवेंट्स का क्या काम होता है ब्लॉकचेन में? जब कोई भी चेंजेस आई, जैसे कोई भी ट्रांसफ़र हुआ है, राइट, कोई एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कुछ टोकन्स हमने ट्रांसफ़र किया या कोई पेमेंट करी, तो उसके बाद उस इवेंट को हम लोग नोटिफाई करते हैं कि अदर कॉन्ट्रैक्ट जो है ब्लॉकचेन में, अदर नोड्स को हम लोग उसको अलर्ट करने के लिए हम इवेंट्स का यूज़ करते हैं। सो ऐसे हमने इवेंट यहाँ पे डिक्लेयर करे हैं, एंड यहाँ पे दो इवेंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है टू मेक अ ERC20 टोकन। तो ERC20 टोकन के लिए हमारे पास पहला आ जाता है ट्रांसफ़र, एक इवेंट जो क्या करेगा, बताएगा कि किस एड्रेस को कितने टोकन्स सेंड हुए। सो जब भी आप कोई भी टोकन को ट्रांसफर करते हो आपको इस इवेंट को एमिट करना पड़ता है, राइट। नेक्स्ट वी हैव दिस अप्रूवल। सो इट इज़ यूज्ड विद द अप्रूव फंक्शन, कि जब भी कोई और अकाउंट को हमने अप्रूवल दिया है कि दे कैन एक्चुअली मेक सम ट्रांजेक्शन्स ऑन माई बिहाफ, तो उस केस में अप्रूवल इवेंट इज एमिटेड, राइट।
सो वी हैव डिस्कस द थियरी पार्ट, हमने समझ लिया है कि टोकन क्या होता है और क्या क्या फंक्शंस चाहिए जिससे हम लोग एक कह सकते हैं कि एक टोकन ERC20 टोकन बनता है। सो नाउ लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हम एक अपना कस्टम ERC20 टोकन बनाएंगे और उस टोकन का नाम रखते हैं साइबर फोर्ज टोकन एंड उसका सिंबल रखते हैं CFT। टोकन को मिंट नहीं कर सकते हम, मतलब क्या है कि टोकन एक बार में इनिशियली हमने जब बना लिया कि इतने टोकन्स है ट्रांजैक्शन में, उसके बाद कोई नया टोकन हम नहीं कर सकते, राइट। कि सपोज स्टार्टिंग में जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया कि 50,000 टोकन्स है जो हम बना सकते हैं, तो 50,000 के बाद 51,000 50,001 जो एक एक्स्ट्रा टोकन में है ना, वो कोई और यूजर या फिर जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ओनर है वो क्रिएट नहीं कर पाए, हमें वो करना है, राइट। सो देखते हैं कि कैसे करना है इस चीज़ को। सो क्वेश्चन क्लियर है, राइट। सो हम रिमिक्स एडिटर पे ही काम करेंगे आज। आपने आप अपना लोकल ब्लॉकचेन सेटअप भी कंप्लीट कर लो, उसके बाद वी कैन लेटर ऑन मूव टू दैट। अभी रीमिक्स पे इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी डोंट हैव रेडी क्रिएटेड आवर द फ्रंटेड पार्ट ऑफ द डी एप्स, राइट। तो अभी जो भी हमें इंटरेक्ट करना है हमें वो नहीं पता कि अलग से क्या कोड यूज़ करके हमें करना है। अभी हम इसके थ्रू बहुत ईजिली हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं चेंजेस को और सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, इसलिए हम अभी रिमिक्स एडिटर पे कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग शिफ्ट करने वाले हैं लोकल ब्लॉकचेन पे, जब हम अपने VS कोड से ये सारी चीज़ें करने वाले होंगे। Okay, so let's just so I think it is readable to you। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, अपना कमेंट डाला कि कौन सा लाइसेंस हम यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद सॉलिडिटी कंपाइलर का वर्जन हमने डिफाइन किया एंड देन वी आर डिफाइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। कॉन्ट्रैक्ट का नाम मैंने क्या रखा, साइबर फोर्ज टोकन। वेरी गुड। उसके बाद मैंने 4 प्राइवेट स्टेट वेरिएबल्स डिक्लेयर करें। द फर्स्ट वन इज नेम, सो दैट इज साइबर फोर्ज टोकन। उसके बाद मैंने सिंबल डिफाइन किया है CFT एंड देन हमने डिसाइड किया कि कितने डेसिमल्स होने चाहिए। तो 18 जो है ना वो स्टैंडर्ड डेसिमल प्लेसेस है ERC20 टोकन्स के लिए, इसलिए हम भी इसको फॉलो करेंगे, हम 18 डेसिमल प्लेसेस तक ही हम रखेंगे, राइट। और उसके बाद हमने एक और वेरिएबल डाला है टोटल सप्लाई। इसको हमने कोई इनिशियलाइज नहीं किया, इस पर हमने कोई वैल्यू सेट नहीं किया है बिकॉज हम चाहते हैं कि जब भी हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर रहे होंगे कंपाइल करने के बाद, मतलब जब हम टोकन्स को पहली बार के लिए अप कर रहे हैं उस टाइम पे हम उसको करेंगे एंड उसके बाद इन वेरिएबल्स को हम लोग बाहर से चेंज नहीं कर सकते, राइट। मतलब टोटल सप्लाई कैन नॉट बी चेंज, डेसिमल्स कैन नॉट बी चेंज, नेम एंड सिंबल ऑल्सो कैन नॉट बी चेंज, राइट। तो अब आगे आते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ मैपिंग, जिसमें हम क्या मैप कर रहे हैं कि जो भी एड्रेसेस हैं हमारे पास जिन्होंने हमने हमारे टोकन्स को लिया है, तो उसका एड्रेस के साथ कितने टोकन्स उसके पास है उसका बैलेंस जो है वो हम अपने पास रख रहे हैं, राइट। उसके बाद हमने एक और मैपिंग रखा है अलाउंस के लिए। सो अलाउंस के से हमारा मतलब यही है कि किस अकाउंट के पास ये एक्सेस है कि वो एक दूसरे अकाउंट से कितना टोकन्स रख सकते हैं, वो वाला जो मैपिंग है दैट वी आर कीपिंग हियर। सो हियर द की विल बी द एड्रेस, then we will be having another mapping which will have the address of that and then the की कितने tokens वो send कर सकता है, right। ओके एंड देन हमने अपने जो दो मेन इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे हमने इवेंट्स को डिक्लेयर कर दिया, राइट। यहाँ पे हमने पहला इवेंट डिक्लेयर किया ट्रांसफर इवेंट, देन हमने एड्रेस डेटा टाइप है, देन फ्रॉम। सो यहाँ पे एक और चीज़ हमें दिख रहा है यहाँ पे, राइट, कि इंडेक्स्ड। सो हमने जो ये इंडेक्स्ड कीवर्ड हमने यूज़ किया यहाँ पे, तो ये क्या करता है ना, जब भी आपका इवेंट ब्लॉकचेन में लॉग हो रहा है, सो उस इवेंट को हम इजीली हम ट्रैक कर पाए, हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाए कि ये कहाँ से इवेंट है, कि मतलब हम लोग सर्च वगैरह कर पाए, उसके लिए हम इंडेक्सिंग कर पाए, इसके लिए ये इंडेक्स यूज़ करते हैं। जैसे आप इंडेक्स कर दोगे तो यहाँ पे ये जो फ्रॉम है इस नाम से आप उसको फिर फाइंड वगैरह कर सकते हो। देन वी हैव द कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर में क्या हो रहा है, सबसे पहले तो टोटल सप्लाई सेट हो रही है। तो टोटल सप्लाई के लिए जो इनिशियल सप्लाई है कि इनिशियली कितने हम टोकन्स मिंट करना चाहते हैं, फॉर दैट वी हैव टू टेक द यूजर इनपुट।
सो दिस इज द ओनली टाइम द टोकन्स विल बी मेंटेन। इसके बाद हम नहीं चेंज कर सकते टोटल सप्लाई को, जैसे कि हमने डिफाइन किया अपने क्वेश्चन में। अगर हमने डिफाइन करना होता कि कोई और मिंट कर पाए, उसके लिए अलग फंक्शन होता, वो हम बाद में देखेंगे, राइट। सो अभी के लिए ये फंक्शन है। यहाँ पे जाके हमने बैलेंसेस जो है कि मैसेज डॉट सेंडर, तो मैसेज डॉट सेंडर से यहाँ पे क्या मतलब है ना, ये देता है कि जिसने भी इस कोड को, इस फंक्शन को कॉल किया है, जो वो ट्रांजेक्शन हुआ है, उसका जो एड्रेस है इथीरियम पे, उस एड्रेस को रखता है मैसेज डॉट सेंटर वैल्यू में। सो दैट मीन्स जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेगा, इनिशियली वो सारा का सारा सप्लाई इसके पास आ जाएगा, राइट। सॉरी। सो इनिशियली अगर मुझे रखना है कि जो सारा का सारा टोकन्स का सप्लाई है वो जाता है कॉन्ट्रैक्ट के ओनर के पास, एंड वो कहाँ से आ रहा है, वो एड्रेस जीरो से आ रहा है, राइट। सो एड्रेस जीरो क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं पहले। सो एड्रेस जीरो हमने वहां पे देखा, ऐसे हमने डिफाइन कर रखा था, राइट, एड्रेस ऑफ देन जीरो। सो एड्रेस ऑफ जीरो क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का एड्रेस होता है जो कि हम लोग इथीरियम ब्लॉकचेन में यूज कर रहे होते हैं। सो इसको जीरो एड्रेस भी बोला जाता है। एंड एड्रेस जीरो जब हम लिखते हैं, हम बेसिकली इस एड्रेस को डिनोट कर रहे होते हैं, राइट। एक हेक्साडेसिमल नंबर, एक हेक्साडेसिमल नंबर है, राइट। तो यहाँ पे ये 20 बाइट्स का 42 कैरेक्टर्स होता है इसमें टोटल, ये एक जीरो एड्रेस है। तो इस एड्रेस को हम किसी को भी नहीं दे रहे होते, कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को या फिर किसी भी नोड को ये वाला एड्रेस नहीं मिल रहा होता है। बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये एक डिफॉल्ट वैल्यू टाइप का यूज होता है जब हम एड्रेस डेटा टाइप की बात कर रहे हैं, या फिर जैसे हमने ऑलरेडी देखा कि एक नल एड्रेस वैल्यू शो कर रहा है। सपोज वी आर डूइंग अ ट्रांजैक्शन, जैसे कि हमने पहले देखा वहाँ पे कोड पे, राइट, कि हम एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, राइट, यहाँ पे हम 50,000, जहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हम 50,000 टोकन्स को हम मिंट कर रहे थे, राइट। 50,000 टोकन्स को हम मिंट कर रहे थे। सो इस केस में ये जो टोकन्स हम मिंट कर रहे हैं, ये एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक सेंडर चाहिए और एक रिसीवर चाहिए। अब जिसको भी रिसीवर मैं बनाऊंगा उसके पास ये सारा का सारा टोकन चला जाएगा, राइट। बट मैं चाहता हूँ कि जो भी टोकन्स है वो इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट के ओनर के पास ही रहे। सो फॉर दैट रीजन जो सेंडर है उसको मैंने जीरो एड्रेस दे दिया, बिकॉज एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट। सो ये वापस इधर तो नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे मेंशन्ड है इट डज नॉट हैव एनी बैलेंस एंड इट कैन नॉट सेंड और रिसीव एनी ईथर्स। तो मतलब ओरिजिनल ईथर्स में तो कोई ट्रांजेक्शन कर ही नहीं सकता। एंड जब हम वापस इसको भेजने जाएंगे जीरो एड्रेस पे, अगर हम कोई टोकन्स भी भेज देंगे ना, तो अल्टीमेटली उसका मतलब यही है कि वो टोकन्स डिस्ट्रॉय हो गए, वो टोकन्स किसी के पास गए ही नहीं। सो फॉर दैट रीजन जीरो एड्रेस को हम काफ़ी सारी जगहों पे यूज़ करते हैं, जस्ट टू डिफर कि नल जीरो है, राइट। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है ना नल वैल्यू और नल वैल्यू। सो इट वर्क्स इन अ सिमिलर वे, बट इसकी एक थोड़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। सो कमिंग बैक टू द प्रोग्राम, तो यहाँ पे मैंने एक ज़ीरो एड्रेस से अपने जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो ओनर है उसको मैंने 50,000 टोकन्स या फिर जो भी टोकन सप्लाई, इनिशियल सप्लाई आया वो भेजा। एंड यहाँ पे वो जो है ना 50,000 हम डाल रहे हैं, तो उसको हम मल्टीप्लाई करके जो उसका मैक्सिमम वैल्यू है, जो उसको हम लोग एक्सपैंड कर देते हैं 10⁻18 से, वो यहाँ पे हो जा रहा है। तो इनिशियल वैल्यू जो टोटल सप्लाई में जो वैल्यू स्टोर हो रहा है, दैट विल बी द इनिशियल सप्लाई इंटू 10⁻18। अब हम क्या करेंगे, हमने गेट मेथड्स बनाने हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा कि ये सारे प्राइवेट वेरिएबल्स हैं, राइट। सो इनको डायरेक्टली तो आप एक्सेस कर नहीं सकते फ्रॉम द ब्लॉकचेन। सो इसके लिए हमें चाहिए अपने गेटर मेथड्स। सो हमने सबसे पहले अपने 3 गेटर मेथड्स लिखे हैं, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम एक पब्लिक फंक्शंस हमने डिफाइन किया है, जो कि टाइप व्यू के हैं, बिकॉज हमने देखा ऑलरेडी स्टैंडर्ड में मेंशन्ड है इट हैज़ टू बी अ व्यू फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे बस हम रीड कर रहे होते हैं। उससे हम क्या करने वाले हैं, नेम, सिंबल, डेसिमल्स, ये जो भी पैरामीटर्स हैं इनको रीड करने देंगे यूजर को। दे कैन ओनली रीड, राइट, दे कैन नॉट एडिट इट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बैलेंस ऑफ, इट अगेंस्ट गोइंग टू रीड द बैलेंस इन द अमाउंट ऑफ टोकन्स द यूजर हैज, एंड वो सेंड करने वाला है। सो पहले एक बार इसको कंपाइल करते हैं एंड उसके बाद इसको और अच्छे से समझते हैं, राइट। तो कंपाइल करने के लिए अगेन यू गो टू सॉलिडिटी कंपाइलर, compile the custom token.sol program,
हमने कंपाइल कर लिया। अभी डिप्लॉय एंड रन में जाके जो ओल्ड डिप्लॉयमेंट थी उसको डिलीट कर देते हैं, एंड आई विल बी डिप्लॉइंग इट फ्रॉम दिस फर्स्ट अकाउंट, राइट, DDC4। और यहाँ पे मुझे मेंशन करना है कितने टोकन्स मुझे मिंट करने हैं, सो इट विल बी 50,000, एंड देन आई हैव डिप्लॉयड माई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। सो यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ, यू कैन सी आई कैन चेक फ्रॉम हियर कि एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट, राइट। इसको अगर मैं और बड़ा करूँ, so here you can see all the things, right, all the details of that। तो अभी चेक करते हैं कि हमारे पास जो फंक्शंस हैं, जो हमने गेट फंक्शंस बना रखे हैं, लेट्स ट्राई देम वन बाय वन। सबसे पहले नेम है, राइट, तो मैं नेम को क्लिक करता हूँ, तो यू कैन सी साइबरफोर्स टोकन, द नेम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कमिंग। सिंबल पे गए, जस्ट अ मिनट, सिंबल पे गए, CFT, टोटल सप्लाई में देखते हैं क्या हो रहा है। तो टोटल सप्लाई में हमारे पास एक बहुत बड़ा नंबर है 50,000, उसके बाद बहुत सारी जीरोज। सो हियर वी हैव एक्चुअली, यहाँ पे जो टोटल सप्लाई मैं बता रहा था आपको, 2 इंटू 10⁻18 करने के बाद आ जाता है टोटल सप्लाई हमारे पास, है ना। सो नाउ लेट्स गो बैक टू आवर कोड, और इस टाइम पे एक बार बैलेंस चेक कर लेते हैं, राइट। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, ये हमारा एड्रेस है जिससे हमने डिफाइन किया है, डिप्लॉय किया है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, दैट मीन्स ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट ओनर था। सो नाउ अगर मैं चेक करने जाऊँ कि बैलेंस क्या है इसके पास, देन यू कैन सी जो पूरा टोटल सप्लाई है वो यहाँ पे एज अ बैलेंस भी शो हो रहा है हमें, राइट। यहाँ पे आप इसको और डिफाइन और बड़ा भी करके देख सकते हो। So this was balance of function। Now let's see how we can transfer the tokens, right। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये हमारा ट्रांसफर का फंक्शन है। यहाँ पे हम दो पैरामीटर्स ले रहे हैं कि रिसिपिएंट का एड्रेस जिसको भेजना है और कितना अमाउंट ऑफ टोकन्स हमें सेंड करना है एक्चुअली, ये दोनों हमने लिया पैरामीटर। और यहाँ पे ये दो रिक्वायर फंक्शंस पे कॉल गए। सो रिक्वायर क्या होता है ना, एक बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन आता है इनबिल्ट सॉलिडिटी में, इसमें आप पहला जो पैरामीटर है वो आप अपना पहला कंडीशन करते हो, कंडीशन जो चेक करना है, एंड उसके बाद अगर वो कंडीशन फेल होता है ना, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, यू एक्चुअली स्टेट हियर। मतलब यहाँ पे क्या होता है, रिक्वायर में आके वो पहले चेक करेगा कि हम जिसको भेज रहे हैं ये टोकन्स वो कहीं जीरो एड्रेस तो नहीं है, क्योंकि जीरो एड्रेस में तो कोई है ही नहीं बैठा हुआ, तो ये टोकन्स किसी के पास जाएंगे ही नहीं ना, वो वापस आ सकते हैं वहाँ से। उसके बाद हम देख रहे हैं कि अगर तो ये जीरो एड्रेस नहीं है देन द कंडीशन इज करेक्ट। एक इफ एल्स ब्लॉक ही है बट एक बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड फॉर्म में, राइट, एक फंक्शन के फॉर्म में हमने कर दिया उस इफ एल्स ब्लॉक को। तो यहाँ पे हमने भेजा उसको, वो चेक करेगा कि अगर सब कुछ ठीक है, अगर वो जीरो एड्रेस नहीं है तो वापस जाएगा रिक्वायर में। रिक्वायर में आके वो देखेगा कि जो बैलेंस है, जो नंबर ऑफ टोकन्स पड़े हुए हैं हमारे यूज़र के पास, उससे ज़्यादा अमाउंट का तो नहीं भेज रहा वो। मान लो उसके पास 100 टोकन्स पड़े हुए हैं बट वो सेंड करने जा रहा है 101, कहाँ से करेगा, राइट, एक टोकन तो ज़्यादा हो गया उसके पास। तो उस केस में वो चेक करेगा। सो अगर यहाँ पे 101 ही सेंड कर रहा है वो, तो ये कंडीशन फेल हो गया, वापस गया, ये वाला जो टेक्स्ट है ना वो रिटर्न कर देगा, एंड इस ट्रांजैक्शन को जो उसने स्टार्ट किया था उसको रिवर्ट कर देगा कि ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई, बिकॉज द ट्रांसफर अमाउंट एक्सीड्स द बैलेंस। उसकी जगह अगर यहाँ पे ही वो फेल हो जाता तो फिर वो बोलता कि यू कैन नॉट ट्रांसफर टू अ जीरो एड्रेस, राइट। ये हम कस्टम लिख सकते हैं, यहाँ पे कंडीशन भी हम डिफाइन कर सकते हैं। रिक्वायर क्या करता है, चेक करेगा कि वो कंडीशन मीट हो रही है नहीं हो रही है। अगर वो कंडीशन मीट नहीं हो रही है देन यू विल हैव टू सेंड दैट समथिंग इज रॉन्ग, राइट। ये हो गया, ये दोनों कंडीशन अगर करेक्ट हो गए देन यू कम हियर। यहाँ पे बहुत सिंपल सा मैथ है कि जो सेंडर है मेरा उसके अकाउंट से उतने मुझे टोकन्स माइनस करने हैं, एंड जो रिसीवर है उसके अकाउंट में उतने टोकन्स मुझे डाल देना है। सिंपल मैपिंग है, मैपिंग में बस मैं अपडेट कर रहा हूँ।
एंड उसके बाद मुझे अपना इवेंट को एमिट कर देना है कि ट्रांसफर हुआ है, सो दैट ब्लॉकचेन में सबको पता रहे कि एक टोकन ट्रांसफर हुआ है, राइट। एंड देन वी सिंपली रिटर्न ट्रू। देन वी हैव दिस अप्रूव फंक्शन। यहाँ पे भी आके हम चेक कर रहे होते हैं कि जो स्पेंडर है, जिसको हम मैं अथॉरिटी दे रहा हूँ कि वो स्पेंड कर सकता है मेरे बिहाफ में कुछ टोकन्स को, वो कोई जीरो एड्रेस तो नहीं है, क्योंकि जीरो एड्रेस हमने पहले देख लिया कि उसमें कोई है ही नहीं बैठा हुआ, कोई कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मिलता वो एड्रेस। सो वो चेक कर लिया, अगर वो कंडीशन ठीक होल्ड किया, उसके बाद आके मैंने अलाउंसेस से मैंने निकाल लिया कि अलाउंस में जाके मैंने डाला ये कि जो सेंडर है उसने किस बंदे को स्पेंडर बना रखा है। और जिसको स्पेंडर बना रखा है यहाँ पे पहले तो मैंने मेंशन किया कि किसको स्पेंडर बनाया है। जिसको बनाया वहाँ पे जो अमाउंट है वो मैंने चेक कर दिया, यहाँ पे डाल दिया कि उसको कितना है, बिकॉज यहाँ पे मैं अप्रूव कर रहा हूँ, राइट। सो यहाँ पे मैं उस अलाउंसेस मैपिंग में ऐड कर रहा हूँ कि ये मेरा सेंडर है, दिस इज माई सेंडर एंड दिस इज माई स्पेंडर, एंड ही कैन स्पेंड मे बी 1000 टोकन्स, इतना ही कर सकता है वो। एंड यहाँ पे जब मैं स्पेंड अमाउंट डाल रहा हूँ ना, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपको पूरा अमाउंट डालना पड़ेगा, राइट। 1000 × 10⁻18, अगर आपको 1000 टोकन्स भेजना है तो आपको ये पूरा नंबर खुद लिखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर 1000 लिख दोगे तो वो जो हम डेसिमल्स की बात कर रहे थे ना, वो डेसिमल्स में हो जाएगा कि 1000 डिवाइड बाई द बिग नंबर, और वैसे कैलकुलेट हो जाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप कितने का उसको परमिशन दे रहे हो, राइट। सो दैट इज डन। अभी अलाउंस फंक्शन क्या करेगा, सिंपली वो ओनर का वो एड्रेस ले लेगा जिसने कॉल किया है, या फिर कॉल के टाइम पे एक्चुअली आप दो पैरामीटर पास कर रहे हो, ओनर एंड स्पेंडर, की मतलब जो ओनर है जिसके अकाउंट से जाना है एंड जो ये ट्रांजैक्शन करने वाला है, उन दोनों का एड्रेस लेगा, मैपिंग से निकाल लेगा उसका। जैसे ही मैपिंग से निकली ही रिटर्न डेट, राइट। उसके बाद हम कहाँ चले गए, उसके बाद हम आते हैं ट्रांसफर फ्रॉम फंक्शन में। यहाँ पे भी हम सेम चीज़ कर रहे हैं कि एक बंदा है वो दूसरे के अकाउंट से किसी थर्ड पर्सन को सेंड कर रहा है, सो वी हैव डिफाइंड दैट एज वेल। यहाँ पे भी वी हैव टू चेक अ फ्यू मोर कंडीशंस, जिससे कि कोई एरर्स ना आ जाए। पहले तो सेंडर का एड्रेस जीरो नहीं होना चाहिए, देन रिसिपिएंट जो है उसका एड्रेस भी जीरो नहीं होना चाहिए, अगेन बैलेंस होना चाहिए। एंड अलाउंसेस में जाके मुझे चेक करना पड़ेगा कि जो ये ट्रांजेक्शन कर रहा है उसके पास इतनी परमिशंस भी तो होनी चाहिए ना कि वो सेंड कर पाए, वो स्पेंड कर पाए। सो दैट इज़ द मेन आइडिया बिहाइंड दिस। सो अभी ये सारे ऑपरेशन एक एक करके करके देख लेते हैं, राइट। सो ये जो है मेरा टोटल है कि मैं इतना मेरे पास पड़ा हुआ है अपने ओनर के पास। तो सबसे पहले तो एक बार ट्रांसफ़र करते हैं किसी और यूज़र को, यहाँ पे है ना। सो लेट्स गो टू द सेकंड यूज़र, उसका अकाउंट का एड्रेस कॉपी करते हैं एंड देन लेट्स ट्रांसफ़र इट। तो सबसे पहले तो रिसिपिएंट का हम एड्रेस डाल देंगे, एंड मुझे सबसे पहले ये भी चेक करना पड़ेगा कि कितने जो ईथर्स है वो मैं उसको मतलब कितने टोकन्स है जो वो ट्रांसफ़र कर सकता है, राइट। सो लेट्स सपोज मैं उसको 1000 टोकन्स ट्रांसफ़र करने का परमिशन दे रहा हूँ, तो 1000 आफ्टर दैट 18 जीरोज, 1 2 3 4 5 6 16 17 18, राइट। और उसके बाद मैंने ये ट्रांजैक्शन करना है, एंड यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा पहले कि आप वापस इधर आ जाओ, तो आप ट्रांजैक्शन एक्चुअली आपके फेल हो जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हो, क्योंकि आपके पास उतने ईथर थे ही नहीं, राइट। तो वो ट्रांजैक्शन जो है ना वो पूरा का पूरा रिवर्ट हो गया। यहाँ पे आप रीड कर सकते हो लॉग्स में जाके, द ट्रांजैक्शन हैज़ बीन बिकॉज ट्रांसफर अमाउंट एक्सीड्स द बैलेंस। और ये हमने हैंडल किया था ये केस, इसलिए ये इतना सिंपली एक एक्सेप्शन दे दिया मुझे, है ना। ट्रांसफर फंक्शन में वी हैव डिफाइंड दिस। तो अब मैंने चेंज करके करेक्ट अकाउंट कर लिया है। सो नाउ लेट्स ट्राई टू कंप्लीट द ट्रांजैक्शन। मैंने ट्रांजैक्शन कंप्लीट किया एंड यहाँ पे टिक भी आ गई है मुझे, डिकोडेड इनपुट, रिसिपिएंट का एड्रेस कितना मैंने दिया है, ऑल दोज थिंग्स आर देयर। और यहाँ पे आप लॉग्स में जाके चेक कर सकते हो कि एक ट्रांसफ़र इवेंट कॉल हुआ है, यहाँ पे ये फ्रॉम है एंड ये आर्ग्यूमेंट्स है जो पास हुआ है, राइट। फ्रॉम टू वैल्यू सारी चीज़ें। सो नाउ लेट्स चेक द बैलेंस ऑफ द ओनर, राइट। फिर से ओनर का बैलेंस चेक करते हैं। अभी आप देख सकते हो मैंने 1000 टोकन्स कम कर दिया ना, सो नाउ इट इज़ 49,000 एंड देन द 10⁻18 पार्ट इज ऑल्सो देयर, बिकॉज पूरा नंबर यहाँ पे शो होता है। इन द सेम वे मैं अगर इसका कॉपी करता हूँ विच इज़ फ्रॉम हियर, और यहाँ जाके अगर मैं इसको डाल देता हूँ,
तो आप देख सकते हो 1000 उसके पास टोकन्स आ गए, साइबर फोर्ज टोकन्स आ गए उसके पास, है ना। सो नाउ लेट्स डू समथिंग एल्स। अभी अप्रूव करते हैं, एक काम करते हैं, जो दूसरा है उसको हम परमिशन देते हैं कि वो कुछ टोकन्स ट्रांसफर कर पाए, है ना। तो देखते हैं कितना देना है। तो स्पेंडर, लेट्स मेक अनदर अकाउंट स्पेंडर। थर्ड अकाउंट पे मैं जाऊंगा जस्ट टू कॉपी इट, और फिर मैं फर्स्ट अकाउंट पे आ गया। तो अब मैं उसको बोलूँगा दैट यू आर माई स्पेंडर। तो मैंने एड्रेस दे दिया। अब उसको कितने का मुझे एक्सेस देना है, तो उसको भी 1000 का ही देते हैं। यहाँ पे मेरे पास वैल्यू पड़ी भी हुई है, राइट। सो लेट्स मेक द ट्रांजेक्शन। अगेन ट्रांजेक्शन हुआ। आप अगेन लॉग्स में जाके चेक कर सकते हो, इवेंट फिर से आ गया है हमारे पास, है ना। अप्रूवल इवेंट कॉल हुआ इस बार, बिकॉज इट वॉज अ डिफरेंट फंक्शन। सो जब अप्रूवल हो गया है तो चेक कर लेते हैं अलाउंसेस में जाके कि क्या अलाउंस है। सो लेट्स सी, स्पेंडर में हम डाल देते हैं स्पेंडर का एड्रेस, एंड यहाँ पे मेरे पास ओनर का एड्रेस आ जाएगा। सो नाउ मैंने ओनर का एड्रेस डाल दिया। कॉल करते हैं तो देखो यहाँ पे शो कर रहा है, राइट। सो नाउ वी कैन कंफर्म कि जो मैंने अप्रूवल दी थी वो आ गया है, अलाउंस से मैंने कंफर्म कर लिया वो चीज़। ऑल दोज थिंग्स आर डन। सो नाउ लेट्स ट्राई टू ट्रांसफर समथिंग, राइट। तो अभी मैं क्या करूँगा, सेंडर और रिसिपिएंट का एड्रेस डालते हैं। सो दिस इज़ माई सेंडर, और मैं ये ट्रांजेक्शन करूँगा बीइंग द थर्ड पर्सन, राइट। सो लेट्स गो बैक हियर। यहाँ पे मैं आ गया हूँ, मैंने सेंडर का डाल दिया एड्रेस, एंड रिसिपिएंट शुड बी द सेकंड वन। यहाँ पे गया मैंने, रिसिपिएंट मैंने डाल दिया, एंड आई एम गोइंग टू सेंड 100। सो 100 के बाद ओके, लेट्स जस्ट यूज इट। तो मेरे को 100 टोकन्स यहाँ पे मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो एक ज़ीरो कम कर दिया, 100 टोकन्स हो गया। अब मैंने ट्रांजैक्ट किया, एंड इट इज़ सेइंग देयर इज़ एन एरर, ट्रांसफर अमाउंट एक्सीड्स द अलाउंस। ओके, सो लेट्स चेक कि अलाउंस कितने का था मेरे पास। दिस वाज द अलाउंस, एक दो। नाउ लेट्स ट्राई इट। ओके, आई थिंक आई एम गिविंग अ रॉन्ग एड्रेस। लेट्स ट्राई विद द करेक्ट वन। ओके, मैं सेकंड अकाउंट में घुस के मैं ट्राई कर रहा था करने का, बट मैंने जो अलाउंस दी थी मैंने इस अकाउंट को दिया था, राइट, द थर्ड अकाउंट इन द लिस्ट। सो नाउ इफ आई ट्राई टू डू इट, इट शुड सक्सीड, एंड इट डज, राइट। तो ये जो रिसिपिएंट है इसका एक बार बैलेंस चेक करके पता लगाता है कि उसको पहुंचा या नहीं पहुंचा, एंड यू कैन सी यहाँ पे एक वन ऐड हो गया। तो दैट मीन्स कि उसको पहुंच गया है, राइट। उसको 0.01 टोकन्स हमने सेंड किए। एंड अगर मैं ओनर का एड्रेस भी चेक कर लूँ जिसके अकाउंट से गया है, देयर ऑल्सो देयर इज़ अ चेंज, राइट। सो दैट मीन्स ये वाले फंक्शंस भी वर्क कर रहे हैं परफेक्टली। सो दिस वाज हाउ सिंपल इट इज़ टू बिल्ड एन ERC20 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, राइट। हमने खुद से क्रिएट किया है यूजिंग द स्टैंडर्ड। हमने स्टैंडर्ड को समझा, पढ़ा कि क्या क्या फंक्शंस और क्या क्या इवेंट्स हमें चाहिए, एंड देन वी हैव क्रिएटेड वन वन ERC20 टोकन फॉर आवर सेल्फ, राइट। सो सिमिलरली अभी आपको क्या करना है, इन द नेक्स्ट आवर यू हैव टू क्रिएट योर ओन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। इसका आप एक कस्टम ना, यू हैव टू क्रिएट योर ओन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर योर ERC20 टोकन। इसका आप एक कस्टम नाम रखोगे, सिंबल रखोगे, एंड डेसिमल आई थिंक यू कैन कीप 10⁻18 फॉर सिंप्लिसिटी। उसके बाद आपको ये मेक श्योर करना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ओनर है ओनली ही कैन मिंट द टोकन्स। मिंट मैंने समझाया कि नए टोकन्स जनरेट करना जो कि सर्कुलेशन में चलने वाले हैं। जो पहले हमने डिस्कस किया वहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू मिंट किया था, तो वहाँ पे वो हो गया था। बट नाउ आई वांट कि आप एक एडिशनल फंक्शन डालो जो कि सिर्फ अकाउंट ओनर ही यूज़ कर सकता है, जिसमें बस उसी को एक्सेस होगा कि वो नया मिंट कर पाएगा टोकन्स। आफ्टर दैट एनी यूजर शुड बी एबल टू बर्न हिज और अ टोकन। सो बर्न टोकन का मतलब क्या होता है ना, कि टोकन को आपने खत्म कर दिया। लाइक अगर आप मान लो 100 का नोट है, आपने अगर उसको बर्न कर दिया, राइट, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रही, ना आपके पास गई ना किसी और के पास वो वैल्यू गई, राइट। सो इन दैट वे कि वो सर्कुलेशन से ही आपने उसको गायब कर दिया, उड़ा दिया आपने उसको। सो फॉर दैट यू हैव टू क्रिएट अ फंक्शन, एंड द इनिशियल सप्लाई शुड बी ऑफ दिस नंबर। इट्स अराउंड आई थिंक
100,000, 10,000, लैक्स एंड 10 lakhs। तो 10 lakhs टोकन्स आपको इनिशियली मिंट करनी है, टोटल सप्लाई में रखना है। उसके बाद इनिशियल सप्लाई में आपने ये रख दिया। आफ्टर दैट यू हैव टू इम्प्लीमेंट दीज फंक्शंस, और जो भी एग्जिस्टिंग फंक्शंस होता है कि एक ERC20 टोकन बनने के लिए, वो तो आपको इम्प्लीमेंट करने ही करने हैं, राइट। सो प्रीवियसली जो हमने शो किया था वो आपको करना है, उसके ऊपर आपको ये दो एडिशनल फंक्शंस आपको इम्प्लीमेंट करनी है। So if you face any doubt while doing this, do join for the one-on-one calls, and in the last 15 minutes you can come and show me what you have done, how much progress it is। अगर पूरा कंप्लीट नहीं भी होता है ना, तो भी आके दिखा दो एक बार हमें, so that we know that you are on the right track। और अगर कुछ गलती कर रहे हो या फिर कुछ मिस्टेक्स हो रही है तो I can explain you or I can help you out on that। So that was it for today's class। See you in the next one।